बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है पीटीएसडी एंड एएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स और एक्यूट रिलेटेड स्ट्रेस डिसऑर्डर्स। ठीक है, ये दोनों स्ट्रेस के ही सब टाइप्स हैं। स्ट्रेस डिसऑर्डर्स की सब टाइप्स हैं। ये दोनों के जो सिम्टम हैं वो आपस में मिलते जुलते हैं, लेकिन बस इन दोनों के ड्यूरेशन का फ़र्क है। ठीक है, पीटीएसडी कितने अरसे बाद डिवेलप होता है और ईएसटी कितने अरसे बाद डिवेलप होता है, सिर्फ इनके ड्यूरेशन में फ़र्क है, बाकी इनके सिम्टम्स जो हैं वो मिलते जुलते हैं। नेक्स्ट, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी कि पीटीएसडी है क्या। पीटीएसडी का मेन डेफिनेशन ये है कि ये एक ऐसा स्ट्रेसर होता है, ऐसा एक्सट्रीम रिस्पॉन्स देता है पेशेंट एक सीवियर स्ट्रेसर पर। ठीक है, जैसे सीवियर स्ट्रेसर ये है कि आपके साथ कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ है। ठीक है, कोई बहुत बुरा आपको एक्सपीरियंस हुआ है किसी चीज़ का, तो उस पर जब आप एक्सट्रीम लेवल पे जाकर रिस्पॉन्ड करते हो ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस शो करते हो, या आपकी एंजाइटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या फिर आप उस ट्रॉमा को अवॉइड करने की कोशिश करते हो, उस ट्रॉमा से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उन स्टिमुलस को अवॉइड करने की कोशिश करते हो। फॉर एग्जांपल के जैसे अगर आपका कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है, तो फिर आपको जब रोड जितनी मरतबा भी आप जहाँ पर भी रोड क्रॉस करोगे आपको खौफ आएगा। तो रोड क्रॉसिंग जो है वो एक स्टिमुलस है जो आपकी एंजाइटी लेवल को बढ़ाता है और उस ट्रॉमा के साथ जाके मिला देता है। या फिर बहुत ज़्यादा आपके सिम्टम्स जो हैं जो आपको उस टाइम पे ट्रॉमा पे थे वो अराउज होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनका लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इन डिसऑर्डर का डायग्नोसिस जो है वो हम सिर्फ सीरियस ट्रॉमा की बेस पे ही दे सकते हैं, क्योंकि पीटीएसडी होता है किसी पेशेंट में तब डायग्नोस है जब वो किसी सीरियस ट्रॉमा में से गुजर के आया होता है। ठीक है, उसमें जो एक पेशेंट या पर्सन जो होता है वो एक्सपीरियंस करता है, या फिर विटनेस का मतलब है कि जब वो बता रहा होता है अपना तजुर्बा हमें। ठीक है, उस इवेंट को एक्सपीरियंस करता है जिसमें वो एक्चुअली उसने या फिर थ्रेटन किया जाता है उसे किसी तरह से डेथ की तरफ, या तो एक्चुअली उसको ऐसे लगता है कि अब मैं मर जाऊँगा, जैसे एक्सीडेंट्स में या जंगें जब होती थी तो उनको लगता था कि हम मर जाएंगे। और दूसरी ये कि जब उन्हें डराया जाता है किसी सीरियस इंजरी के थ्रू, मतलब कि वॉयलेशन के थ्रू उनको जैसे कि वेपन्स के थ्रू उनको डराया जाए किसी को, या ड्यूरिंग रेप वुमेंस को जब डराया जाता है सेक्सुअली वॉयलेशन में। ठीक है, वॉर वेटरन्स वगैरह जो हैं उन वो लोग इस सीवियर ट्रॉमा में से ज़्यादातर गुजरते हैं। वुमेंस रेप इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्रॉमा। पीटीएसडी के जो वुमेंस जो जिनको डील किया जाता था उनमें मोस्टली जो थे रेप ट्रॉमा की वजह से उनको पीटीएसडी हुआ था। तो सुसाइडल थॉट्स भी पीटीएसडी के पेशेंट्स में बहुत कॉमन होते हैं। DSM-5 के अकॉर्डिंग पीटीएसडी के 4 मेजर कैटेगरीज हैं, इसमें से सबसे पहले इंक्लूसिवली री एक्सपीरियंसिंग द ट्रॉमेटिक इवेंट। इंक्लूसिवली री एक्सपीरियंसिस का मतलब है कि रेपिटेटिवली उसको वही मेमोरीज बार बार याद आ रही होती हैं जिस इवेंट से उनको ट्रॉमा हुआ होता है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई रेप ट्रॉमा है, या फिर कोई वार हुई है, या फिर जैसे 2005 में जो जंजला आया था उसके नाइटमेयर्स उनको बार बार आते हैं, यानी कि वही सारी चीज़ें उनकी आंखों के आगे बार बार घूमती हैं। दूसरा है अवॉइडेंस ऑफ स्टिमुलाई एसोसिएटेड विद द इवेंट। जितनी मतलब अभी जो चीज़ें भी जो स्टिमुलस, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया कि अगर उससे रोड एक्सीडेंट उसके साथ हुआ है, उससे उसे ट्रॉमा हुआ है, तो रोड एक्सीडेंट में जितनी मरतबा भी वो रोड पे निकलेगा, रोड क्रॉस करने लगेगा, जो जहाँ जहाँ पर भी वो रोड से या उस तरह की उस सिचुएशन में से गुजरेगा, तो वो सब चीज़ें उसके लिए एक स्टिमुलस होंगी जो उसके उसी ट्रोमेटिक इवेंट को जिससे वो गुजरा था उसको अराउज करेंगी, और उन सब सिचुएशंस को अवॉइड करने की कोशिश करेगा। जैसे कि तुर्की में एक अर्थक्वेक आया था, जंजर आया था, जिसकी वजह से लोगों ने जो है अपने घरों की छतों के नीचे सोना छोड़ दिया था, मतलब कि वो लोग बाहर सोने लग गए थे, सिर्फ इसलिए कि उन्हें डर लगता था कि कहीं फिर से ऐसा कोई हादसा ना और हम लोग छतों के नीचे दब जाएं यानी कि मर जाएं। इस तरह के लोग क्या करते हैं, इस तरह के ट्रोमास के बारे में सोचने से ज़्यादा अवॉइड करते हैं। अदर साइंस ऑफ मूड एंड कोग्निटिव चेंज आफ्टर द ट्रोमा, यानी कि ट्रोमा होने के बाद, यानी कि उस ट्रोमा से गुजरने के बाद उनके अंदर उनकी जो थॉट्स होती हैं, थिंकिंग होती हैं, उनमें किस किस तरह से चेंजेस आना स्टार्ट होती हैं, उनका मूड कैसे चेंज हो जाता है। इसमें ये होता है कि वो अपनी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उस इवेंट के याद नहीं रख पाते। सम टाइम उनको उस जो हादसा होता है उसमें जो कुछ मेन बातें होती हैं जो उसे याद रखनी है, जैसे कि अगर किसी ने आपको वेपन के थ्रू डराया है, धमकाया है, या फिर अगर आपकी टांग में भी गोली मार दी है, लेकिन आपको वो बंदा नहीं याद रहा,
जो चीज़ हमें ज़रूरी होती है, यानी कि इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट उस इवेंट के हमें याद भूल जाते हैं, लेकिन जो जिस चीज़ का खौफ हमारे दिल में बैठ जाता है सिर्फ वो हमें याद रह जाती है। नेगेटिव कोग्निशन के हमारे थॉट्स उसके बारे में नेगेटिव हो जाते हैं, अगर जितनी मरतबा भी फिर हम उस सिचुएशन में से गुजरेंगे हम नेगेटिवली परसीव करेंगे उसे। ब्लेमिंग सेल्फ, अपने आप को ब्लेम करने लग जाते हैं, फिर दूसरों को ब्लेम करने लग जाते हैं कि तुम मुझे वहाँ लेके गई थी तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, अगर मैं वहाँ ना जाती तो शायद ना होता। लैक ऑफ इंटरेस्ट लेना छोड़ देते हैं हमारे अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ में, ठीक है, और इनसिग्निफिकेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। यानी कि जो सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज़ जो हमारी वेल्थ के लिए, हमारी लाइफ के लिए यानी कि इम्पोर्टेंट होती हैं, उनमें इन्वॉल्व होना छोड़ देते हैं। दूसरों से डिटैच्ड फील करते हैं, यानी कि दूसरों के साथ रहना पसंद नहीं करते, अलग थलग रहना पसंद करते हैं, और पॉजिटिव इमोशंस को कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, इनके अंदर ये सलाहियत ही नहीं बचती। फोर्थ है सिम्टम्स ऑफ इंक्रीज अराउजल एंड रिएक्टिविटी, यानी कि ऐसे सिम्टम्स उनको आना स्टार्ट हो जाते हैं जो उनकी स्ट्रेस इंक्रीज अराउजल का मतलब है हमें इमोशंस हम सबको आते हैं, हम सबको फीलिंग आती है किसी चीज़ के बारे में, गुस्सा भी आता है, हम पॉजिटिवली भी फील करते हैं, लेकिन इनके जो सिम्टम्स होते हैं ना, जैसे अगर हम किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से हम गुजरे नॉर्मल पर्सनस, तो हमारा जो अराउजल रेट है ना, हमारा जो इमोशंस का, वो एक नॉर्मल लेवल होता है, लेकिन इनके बहुत ज़्यादा इमोशन अराउज हो जाते हैं, ठीक है। एंड रिएक्शंस भी, इनके जो रिएक्टिविटी का मतलब है कि इनके रिएक्शंस भी बहुत डिफरेंट स्ट्रेंज रिएक्शंस ये लोग देते हैं, जैसे कि इरिटेबल बिहेवियर शो करते हैं, अग्रेसिव शो करते हैं, रेकलेस यानी कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, दूसरों को तबाह बर्बाद करने की या खुद को तबाह करने की कोशिश करते हैं। इनको सोने में बहुत मुश्किल होती है, ज़्यादा देर सोए रहना भी इनके लिए बहुत मुश्किल होता है, इनको किसी चीज़ पर तवज्जो करने में बहुत मुश्किल होती है। ये सारे रिस्पॉन्सेज इनके अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं। एग्जेगरेटेड स्टार्टर रिस्पॉन्स का मतलब है कि अचानक से इस तरह का जवाब देना जो हम हैरान रह जाते हैं कि इसका यहाँ पर क्या मकसद था, बहुत अजीब अजीब से बिहेवियर और रिस्पॉन्स शो करते हैं। पीटीएसडी एक मरतबा डेवलप हो जाए तो इसके सिम्टम्स होते हैं वो और क्रॉनिक होते जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। जो जिन लोगों को पीटीएसडी डायग्नोस किया गया उनको कुछ हाफ ईयर्स के बाद, जब दोबारा सेवरल ईयर लेटर्स उनका इंटरव्यू किया गया, तो उसके बाद उनके जो सिम्टम्स थे वो और ज़्यादा बढ़ चुके हुए थे, ठीक है। पीटीएसडी के जो पेशेंट्स हैं, मैंने ऊपर भी बताया कि इनके अंदर सुसाइडल थॉट्स बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। DSM-5 का क्राइटेरिया जो है पीटीएसडी के लिए, वो DSM-4 TR से थोड़ा सा डिफरेंट है, वो कुछ इस तरह से है। DSM-4 TR ये कहता है कि जिन लोगों को पीटीएसडी होता है वो लोग बहुत ज़्यादा खौफ महसूस करते हैं, हेल्पलेस अपने आप को महसूस करते हैं, ठीक है, और जब उनके साथ वो ट्रॉमा हो रहा होता है, यानी कि वो इवेंट जिस उस हालत से जब वो गुजरे होते हैं, तो उस टाइम वो बहुत ज़्यादा खौफजदा महसूस करते हैं। जब दोबारा से हम उनको वो चीज़ें याद करवाने की कोशिश करते हैं, उनसे कहते हैं कि हमें बताओ, तो वो बहुत हेल्पलेस फील करते हैं, खौफजदा फील करते हैं। पीटीएसडी के जो पेशेंट्स होते हैं वो रिपोर्ट करते हैं कि उनको लगता ही नहीं है कि जब वो स्टोमा के बारे में दोबारा से रिमेंबर करने की कोशिश करते हैं, तो उनको लगता ही नहीं है कि वो अपनी ज़ात में खुद मौजूद हैं अभी, यानी उनके इमोशंस बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाते हैं। जबकि DSM-5 में ये कहा गया है कि इतने इंटेंस इमोशंस उनको नहीं आते। DSM-4 में कहते थे कि इतने इंटेंस इमोशंस जो हैं उनको आते हैं, लेकिन DSM-5 ये इस बात को रिजेक्ट करता है। DSM-4 का सेकंड क्राइटेरिया ये है कि DSM-4 में ये कहते थे कि जो इस तरह हमने फर्स्ट क्राइटेरिया में ये कहा है ना कि फियर फील करते हैं, हेल्पलेस फील करते हैं, बहुत ज़्यादा हमने ओवर क्रिटिसाइज़ कर दिया था उनके सदमे को। DSM-4 TR उसको बहुत ज़्यादा ओवरली ब्रॉड मीनिंग्स में डिस्क्राइब करता है, जबकि DSM-5 में जो हम ट्रोमेटिक इवेंट्स हैं ना उनको बहुत नैरोर कर देते हैं। इसका क्राइटेरिया नैरोर करते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे थर्ड में उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जो सिम्टम्स हैं DSM-4 TR के अकॉर्डिंग, DSM-4 TR क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग पीटीएसडी के वही हैं कि उन्हें कंसंट्रेशन करने में किसी चीज़ में डिफ़िकल्टी फील होती है, सोने में डिफ़िकल्टी होती है, उनकी इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ में, और यही क्राइटेरिया सेम जो है वो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का भी है, ठीक है। लेकिन DSM-5 ये कहता है कि ये सिम्टम्स जो है ट्रॉमा के बाद आना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ये सारे सिम्टम्स हमें MDD में, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में पहले आना स्टार्ट होते हैं, फिर हम डिसऑर्डर की तरफ जाते हैं जब इनका लेवल हाई हो जाता है। लेकिन पीटीएसडी में जब हम किसी ट्रॉमा से गुजरते हैं उसके बाद हमें ये सिम्टम्स आना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। DSM-4 ये कहता है
कि अवॉइडेंस सिम्टम्स का भी होना ज़रूरी है, ठीक है। यानी कि जैसे लोग ट्रोमा के बाद जब उन्हें ट्रोमा के बारे में याद करवाया जाए तो वो उन चीज़ों को याद करने से इनकार करें, अवॉइड करें उन सिचुएशंस को। और नंबिंग सिम्टम्स, जैसे कि वो दूसरों से बहुत स्ट्रेंज बिहेवियर शो करना स्टार्ट कर दें, पॉजिटिव इमोशंस कभी फील ही ना कर पाएँ, दोबारा से हर चीज़ को नेगेटिव वे में लेके जाएं, दूसरों में उनका इंटरेस्ट होता है वो ख़त्म होता जाता है आहिस्ता आहिस्ता। पीटीएसडी के साथ साथ DSM-5 ने एक और डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया दिया है एएसडी का, एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर का। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पीटीएसडी और एएसडी दोनों सेम है, बस इनके ड्यूरेशन में डिफरेंस है। एटीएसडी उन पेशेंट्स को डायग्नोस किया जाता है जिनमें 3 डेज़ एंड 1 मंथ ट्रोमा के बाद 3 दिन और या 1 महीने के अंदर एएसडी के सिम्टम्स होते हैं वो डायग्नोस किए जा सकते हैं। एएसडी के सिम्टम जो है पीटीएसडी की तरह ही सेम होते हैं, लेकिन इनका ड्यूरेशन जो होता है वो थोड़ी देर शॉर्टर होता है, यानी कि थोड़ी देर के लिए इनको वो सिम्टम रहते हैं और उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं, या आफ्टर एनी मेडिकेशन या साइको एजुकेशन या कोई साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दे के हम उनको रिड्यूस करवा सकते हैं। लेकिन एक्यूट स्ट्रेस होता है, एक्यूट का मतलब थोड़ा लोअर लेवल होता है स्ट्रेस का, लेकिन जब वो पीटीएसडी में चले जाते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक, तो इसका मतलब है कि वो सीवियर इमोशंस शो करेंगे। सीवियर जो है वो क्या उसे कहते हैं, सीवियर स्टिमुलाई या इमोशंस हायर लेवल पे जाकर शो करेंगे, एनजाइटी भी हायर लेवल पे शो करेंगे, फियर, होपलेसनेस या हेल्पलेसनेस ये सबको हायर लेवल पे करेंगे। लेकिन एक्यूट स्ट्रेस में इनका ड्यूरेशन और थोड़ा जो स्ट्रेस लेवल है ना, एक्सट्रीमिटी, वो थोड़ी कम होती है। नेक्स्ट है एटियोलॉजी ऑफ पीटीएसडी। एटियोलॉजी मीन्स कि ये पीटीएसडी जो है वो और डिसऑर्डर्स के साथ भी को कर सकता है। जैसे कि अगर किसी इंसान को एनजाइटी डिसऑर्डर है तो उसमें भी पीटीएसडी आ सकता है। पीटीएसडी जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो हमारे हैं, जैसे कि हमारे एमिगडाला में, हमारे फियर सर्किट में अगर कोई ख़राबी आ गई है, एमिगडाला हमारे फियर सर्किट को यानी कि हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है ना, तो फियर भी एक हमारा इमोशन ही है, हैप्पीनेस, एंगर, ये सब हमारे इमोशंस है ना, तो उनको ये एमिगडाला ही कंट्रोल करता है। तो एमिगडाला एक जेनेटिक फैक्टर है हमारा, तो जेनेटिक फैक्टर्स के साथ भी पीटीएसडी रिलेट करता है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स के साथ भी रिलेट करता है और डिप्रेशन के साथ भी रिलेट करता है। जैसे मैंने ऊपर बताया मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के साथ भी रिलेट करता है, न्यूरोटिसिज्म के साथ भी रिलेट करता है और नेगेटिव अफेक्टिविटी, ठीक है। पीटीएसडी जो है इसमें दो फैक्टर मॉडल ऑफ कंडीशनिंग पे हम बात करते हैं। आप सब ने पढ़ा होगा क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है कि हम किसी सिचुएशन के साथ किसी दूसरी सिचुएशन को रिलेट करके उससे खौफजदा होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और ऑपरेंट कंडीशनिंग हमारे उस बिहेवियर को अगर हम बार बार रिपीट कर रहे हैं तो ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या करता है, उस बिहेवियर को मेंटेन करता है। यानी किसी स्टिमुलस को अगर हमने स्ट्रेंथन करना है या फिर किसी स्टिमुलस को अगर हमने कम करना है, लॉयर करना है, तो वो ऑपरेंट कंडीशनिंग की मदद से कर सकते हैं। लेकिन क्लासिकल कंडीशनिंग में हम किसी स्टिमुलस को क्या करते हैं, एसोसिएट करवा के उसको कंडीशन करवाते हैं उसके ऊपर। जैसे आपने पेवलोव में वाले एक्सपेरिमेंट में डॉग की एग्जांपल स्टडी की होगी, इसी तरह मूवमेंट जो होती है, अगर उसका फॉर एग्जांपल अगर किसकी औरत है उसका रेप हुआ और फिर जितनी मरतबा भी वो उस गली से गुजरेगी ना, उसको बहुत ज़्यादा वो फियर उसके फील होगा जहाँ पर उसको रेप किया गया। जबकि जो किसी गली में चलना या जिस गली में से वो गुजरी है वो क्या इसका कंडीशन स्टिमुलस है, और जब उसको रेप किया गया वो अनकंडीशन स्टिमुलस था। लेकिन रेप होने के बाद उसका वो जो खौफ था उस गली में से गुजर के जाना, वो क्या बन गया, कंडीशन स्टिमुलस बन गया। जितनी मरतबा भी वो कोशिश करेगी कि वो उस गली से गुजरना अवॉइड करेगी। ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या करते हैं कि वो किसी बिहेवियर को या तो मेंटेन करते हैं या फिर अवॉइड करते हैं, ठीक है। जैसे कि वो चाहते हैं कि ये स्टिमुलस आए ही ना, ये वाला खौफ उनके दिल में आए ही ना, ये उस चीज़ से ये गुजरे ही ना दोबारा, ठीक है। या फिर मेंटेन कर देना, जैसे हम पॉजिटिवली किसी बिहेवियर को इन्फोर्स करते हैं तो उसका मतलब है कि हम उसको मेंटेन करवा रहे हैं, और अगर किसी बुरे बिहेवियर को हमने ख़त्म करवाना है तो उसे हम क्या कहेंगे, अवॉइडेंस बिहेवियर। अवॉइडेंस स्टिमुलस कब आता है, जब हम उस कंडीशन स्टिमुलस से गुजरते हैं। यानी कि वो उसका रेप हुआ और जितनी मरतबा भी उस गली से गुजरेगी वो उसका कंडीशन स्टिमुलस है, तो वो उस सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश करेगी, तो उसका अवॉइडेंस बिहेवियर क्या हो रहा है, यहाँ पर इन्फोर्स हो रहा है, ठीक है। यानी कि स्ट्रेंथन हो रहा है कि उसने वो बिहेवियर को ख़त्म नहीं कर पा रही, बल्कि क्या कर रही है, उसको अवॉइड कर रही है।
न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं पीटीएसटी में? पीटीएसटी जो है हमारी एमिगडाला की में जो की एक्टिविटी है वो हायर हो जाती है, और मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी जो होती है वो लोअर हो जाती है। ये दोनों एरियाज हमारे ब्रेन के हैं जो हमारी लर्निंग में और फियर्स को एक्सटिंग्विश करने में, एक्सटिंग्विश का मतलब कि किस चीज़ से हमने डरना है किससे नहीं डरना, उनमें फ़र्क करने में मदद करती है। ये दोनों रीजन्स जो है हमारे एंजाइटी डिसऑर्डर्स में भी इन्वॉल्व होते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर्स में भी हमारे ब्रेन के इन्हीं दो रीजन्स में अगर कोई ख़राबी आती है तो हम एंजाइटी की तरफ जाते हैं। पीटीएसटी भी इनसे रिलेट करता है, लेकिन ज़्यादातर पीटीएसटी का रोल जो है वो हिपोकैम्पस से रिलेट करता है, जो हमारी मेमोरी के लिए पार्टिकुलरली होता है। और मेमोरीज़ में हमारे इमोशंस, फीलिंग्स, हमारी जो हैप्पीनेस, सब कुछ हमारे इमोशन से रिलेट जो भी करता है वो हमारे हिपोकैम्पस में आता है। तो जब ब्रेन इमेजिंग स्टडीज़ की गई तो उनमें ये दिखाया गया कि जो पीटीएसडी के पेशेंट्स होते हैं इनका हिपोकैम्पस का जो वॉल्यूम होता है ना वो बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, जैसे नॉर्मल पीपल का हिपोकैम्पस का वॉल्यूम होता है ना, एरिया होता है कि हर ब्रेन रीजन का एक वॉल्यूम होता है कि कितना वो बड़ा है या कितना छोटा है। तो जो पीटीएसडी के पेशेंट हैं उनका हिपोकैम्पस वॉल्यूम जो होता है वो स्मॉल हो जाता है। स्टडीज़ ये शो करती हैं कि जो लोग ट्रॉमा से कोप करने की कोशिश करते हैं वो ज़्यादातर ये करते हैं कि वो उस ट्रॉमा को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में सोचना छोड़ने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह से वो ज़्यादा पीटीएसडी डेवलप करते हैं। ठीक है, यानी कि वो इस तरह के सिम्टम फील करते हैं कि जैसे वो अपनी बॉडी में है ही नहीं है, वो इमोशंस उनसे रिलेट ना करें, वो अपने आप को कोशिश करते हैं कि वो अपनी ख्यालात को ख़त्म करने की कोशिश करें, उस इवेंट को दोबारा याद ना करने की कोशिश करें। ठीक है, डिसोकेशन और मेमोरी सप्रेशन का मतलब यही होता है कि किसी मेमोरी को कन्फ्रंट करने से अवॉइड करना, यानी कि कोई बुरा ट्रॉमा हमारे साथ हुआ है तो उसको दोबारा से याद करने या उस तरह की सिचुएशन अगर हमारे सामने आ रही है तो हम अपने उन ख्यालात को दबाने की कोशिश करते हैं। सप्रेशन का मतलब दबाना किसी चीज़ को। कंपेयरिंग स्टडी की गई एक जिसमें उन्होंने डिसोकेशन देखी रेप विक्टम्स पे विद इन 2 वीक ऑफ द असॉल्ट, यानी कि 2 हफ्ते पहले उनके साथ वो रेप हुआ और उसके बाद उन्होंने इन पर ये एक स्टडी की जिसमें उन्होंने वुमेन से कुछ सवाल पूछे ड्यूरिंग रेप कि उनको ड्यूरिंग रेप उन्होंने कैसा फील किया। उन्होंने डिड यू फील नाम, डिड यू हैव मोमेंट्स ऑफ लूजिंग ट्रैक, व्हाट वाज गोइंग ऑन, ये सारी इस तरह के कुछ उन्होंने सवाल पूछे और उसके बाद उनके रिस्पॉन्सेज की बेस पे उन्होंने उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, एक हाई डिसोकेशन ग्रुप में और एक लो डिसोकेशन ग्रुप में। हाई डिसोकेशन की जो वुमेंस जो थी ना उनमें पीटीएसडी के सिम्टम्स ज़्यादा पाए गए एज़ कम्पेयर टू लो डिसोकेशन ग्रुप। ठीक है, डिसोकेशन का मतलब मैंने आपको बताया है कि जैसे वो फील करती हैं, डिटैच फील करती हैं हर किसी से, और उसके बाद बिल्कुल नम फील करती हैं, कोई फीलिंग्स नहीं आती, हर सिचुएशन से अवॉइड करने की कोशिश करती हैं। ठीक है, ऑर्थर्स जो हैं उन्होंने ये कहा कि जब उन्होंने साइकोफिजियोलॉजिकल मेजर्स किए अंडरस्टैंड करने के लिए कि डिसोकेशन काम किस तरह से करती है, तो उन्होंने कहा कि जो वुमेन्स जो हैं जब वो रेप के बारे में या कुछ न्यूट्रल टॉपिक्स के बारे में बात कर रही थी तो उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील किया, जिससे उनकी साइकोफिजियोलॉजिकल अराउजल का मतलब है उनके एमिगडाला की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हायर हो गई या उनका हिपोकैम्पल एरिया जो है वो उसका वॉल्यूम लो हो गया, स्मॉल हो गया। जबकि जो वुमेन्स जो थी जिनको हाई डिसोकेशन ग्रुप में रखा गया था, लो डिसोकेशन वाली जो वुमेन्स थी ना उनका साइकोफिजियोलॉजिकल अराउजल ज़्यादा था, यानी कि उनकी एंजाइटी लेवल बढ़ जाता था, उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता था, उनके एमिगडाला की एक्टिवेशन या एक्टिविटी और हिपोकैम्पस की हायर हो जाती। जबकि जो वुमेन्स हाई डिसोकेशन ग्रुप में थी उन्होंने बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस फील किया और उनका फिजियोलॉजिकल अराउजल बहुत कम था, लेकिन उनका जो इमोशनल स्ट्रेस था ना, इमोशनल फीलिंग्स जो उनकी डिस्टर्ब होती थी उस वजह से वो बहुत ज़्यादा था। अदर प्रोटेक्टिव फैक्टर्स, यानी कि कुछ प्रोटेक्टिव फैक्टर्स भी हैं जिससे हम इन लोगों को जो ट्रोमा के पेशेंट्स हैं इनको कोप करवा के ट्रीट करवा सकते हैं। वो उसमें यह हाई इंटेलिजेंस एंड स्ट्रॉन्ग सोशल सपोर्ट। जिन लोगों की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी हाई होती है, जो लोग इन खौफजदा ट्रोमा से खुद रिकवर करने की कोशिश करते हैं, यानी कि जिन लोगों के सोशल रिलेशनशिप्स बेटर होते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावर्ट होते हैं, वो लोग इससे बहुत जल्दी कोप कर जाते हैं, और जिन लोगों को सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलती है उनके फैमिली मेम्बर्स की तरफ से, तो इस तरह के लोग जो हैं ट्रोमेटिक इवेंट से ज़्यादा जल्दी रिकवर कर पाते हैं और बच जाते हैं। यहाँ पर कुछ ट्रीटमेंट है पीटीएसडी और एएसडी के। सबसे पहले है कि मेडिकेशन, एक क्लास है एंटी डिप्रेसेंट्स की जिसे सिलेक्टिव सेरोटोनर्जिक रिप्यूटेक इनहिबिटर्स कहा जाता है, एसएसआरआईज। ये पीटीएसडी के ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा
इफ़ेक्टिव यूज़फुल या इफ़ेक्टिव साबित हुई है। उसके बाद रिलैप्स इज़ कॉमन। अगर हम मेडिकेशंस को रोक देते हैं तो उसके बाद दोबारा पीटीएसटी में जाने के चांसेस हो सकते हैं। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या है इसका कि एक्सपोजर ट्रीटमेंट, एक्सपोजर थेरेपी सबसे बेस्ट है जो हम एंजाइटी डिसऑर्डर्स में भी यूज़ करते हैं, फोबिया के पेशेंट्स के साथ भी यूज़ करते हैं। इसमें भी हम एक्सपोजर ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं जिसमें हम इन वीवो का मतलब है रियल सीन उसको दोबारा उस इवेंट में से गुजारने की कोशिश करते हैं ताकि हम उसकी एग्जाइटी लेवल को जज कर सकें, उसके ट्रोमा जिन जिन स्टिमुलस से वो खौफजदा आता है उनको ख़त्म करवाने की कोशिश कर सकें। दूसरी हम थेरेपी यूज़ करते हैं इमेजिनल एक्सपोजर। इन वीवो का मतलब होता है रियल लाइफ उनको एक्सपोजर करवाते हैं, वो खुद दोबारा उस सिचुएशन में जाके सोचते हैं। इमेजिनल एक्सपोजर में हम ये कहते हैं कि वो इमेजिन करें, हम उनको कोई एक सिचुएशन इमेजिनेट करके दिखाते हैं जो उनके साथ रिलेट कर रही होती है, जिसकी वजह से दोबारा वो उस इवेंट को इमेजिन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो इन वीवो एक्सपोजर थेरेपी है ना वो ज़्यादा बेटर समझी जाती है पीटीएसडी के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए एज़ कम्पेयर टू इमेजिनल एक्सपोजर। मेडिकेशन और कोई साइकोथेरेपी सबसे ज़्यादा बेटर जो है ना वो इन वीवो एक्सपोजर थेरेपी है, ठीक है। आजकल थेरेपिस्ट वर्चुअल रियलिटी का भी यूज़ कर रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करके हम लोग जो है पीटीएसडी के पेशेंट्स को ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम खुद से वर्चुअल रियलिटी का मतलब होता है कि हम लोग एक पिक्चर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग मूवीज़ देखते हैं तो हम उनसे बहुत एक्सपायर होते हैं, उनमें से कुछ चीज़ें हम अपनी रियल लाइफ में अडॉप्ट करने की कोशिश कर लेते हैं। इसी तरह वर्चुअली हम लोग कुछ चीज़ों को रियलाइज़ करके उनको एक्सपोजर करवाते हैं ताकि वो अपनी इमेजिनेशन में उन चीज़ों को रिक्रिएट करने की कोशिश करें। कोग्निटिव प्रोसेसिंग थेरेपी, कोग्निशन का मतलब भी होता है हमारे थॉट के बारे में, हमने उनके जो थॉट्स होते हैं रेप के बारे में या कोई चाइल्डहुड उनको सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया होता है तो उससे वो खुद को ब्लेम करना शुरू करना स्टार्ट कर देते हैं, नेगेटिव थिंकिंग्स उनकी बहुत ज़्यादा बन जाती है, तो उनको किस तरह से हमने ख़त्म करवाना है या चेंज करवाना है। थैंक्स फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन कंसल्ट बुक एबनॉर्मल साइकोलॉजी बाय जिराल्ड डेविसन एंड जॉन नील। जज़ाकल्लाह।